तो बम फोड़ने की अनुमति किससे लेनी है आपको? आप फोड़ दीजिए बम, हम तो कब से मांग कर रहे हैं। और राजभवन खास करके इसका माध्यम न बने, इसका टूल किट न बने। राज्यपाल महोदय ने इस तरह के बयान दिए हैं। एटम बम की बात तो हम झारखंडी नहीं जानते, हम तो तीर धनुष वाले लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। लेकिन इतना तय है कि जब बम फटेगा तो ध्वनि निकलेगी, गूंज होगी, लेकिन उस गूंज की गूंज फिर सुनाई पड़ेगी। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू से लेकर शिबू सोरेन तक की बात कर लें, हम लोगों ने आंदोलन के बल पर, चाहे दिल्ली की सत्ता हो, चाहे उस वक्त की जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसको हिलाने का काम किया है। झारखंड में इस तरह के प्रयोग अगर किए जाएंगे तो उसके परिणाम गंभीर। ये लाख चाह लें, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को ये नहीं गिरा पाएंगे। निश्चित तौर पर झारखंडी जन भावना के अनुरूप काम करने वाली ये सरकार अगला अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और कार्यकाल ही नहीं, 20 से 25 वर्षों तक यहाँ दूसरे किसी दल के लिए नौकरी। झारखंड में बंद लिफाफे की राजनीति दीपावली के बाद अब एटम बम पर शिफ्ट हो गया है। दरअसल यह बातें इसलिए बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बीते दिनों एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बात कही, और उसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में कभी भी एटम बम फूट सकता है, और इसका संदर्भ जो है हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेज तर्रार नेता मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, ये जो राज्यपाल का जो बयान आया है, इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से समझ रही है? दुर्भाग्यजनक ही बोला जाएगा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जहां एक प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकार जनादेश के साथ और एक लोकप्रिय नेता, मुझे लगता है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, एक आदिवासी चेहरा, एक युवा चेहरा जो कृत संकल्पित है झारखंड के प्रति, कहीं ना कहीं आप उनको प्रताड़ित करने की दिशा में ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और टूल किट के रूप में अब राजभवन भी लगता है सामने आ गया है। राज्यपाल महोदय ने इस तरह के बयान दिए हैं। एटम बम की बात तो हम झारखंडी नहीं जानते, हम तो तीर धनुष वाले लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। लेकिन इतना तय है कि जब बम फटेगा तो ध्वनि निकलेगी, गूंज होगी, लेकिन उस गूंज की गूंज फिर सुनाई पड़ेगी। ये भी तय है, ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी, सारा झारखंड उद्वेलित आंदोलित हो जाएगा, ये भी तय है। इसका जवाब कैसे देंगे? जैसे आप बोल रहे हैं कि तीर धनुष वाले पार्टी हैं हम लोग, तो एटम बम का जवाब कैसे, क्या तीर धनुष से मिलेगा? नहीं, देखिए, तीर धनुष तो हम सभी लोगों के का एक हमारा प्रतीक चिन्ह है। मेरा बोलने का मकसद है, झारखंडी जब आंदोलित होंगे, उद्वेलित होंगे, तो यहाँ की धरती और झारखंड का इतिहास, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू से लेकर शिबू सोरेन तक की बात कर लें, हम लोगों ने आंदोलन के बल पर, चाहे दिल्ली की सत्ता हो, चाहे उस वक्त की जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसको हिलाने का काम किया है। झारखंड में इस तरह के प्रयोग अगर किए जाएंगे तो उसके परिणाम गंभीर होंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ। आप एक प्रचंड बहुमत की सरकार, जनादेश की सरकार को आप इस तरह से अपदस्थ करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और राजभवन खास करके इसका माध्यम न बने, इसका टूल किट न बने, जैसी अन्य संवैधानिक संस्थाएं आज केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं। ऐसा आरोप राष्ट्रीय स्तर पर लगता है, जो दुरुपयोग किया जाता है, ऐसा पहले आज़ाद भारत में हम लोगों ने कभी नहीं देखा। तो अगर इस तरह की हथकंडे यहाँ अपनाए जाएंगे, और जहाँ तक बात है एटम बम की, तो बम फोड़ने की अनुमति किससे लेनी है आपको? आप फोड़ दीजिए बम, हम तो कब से मांग कर रहे हैं। मंतव्य आया है, बंद लिफाफा है, क्यों बंद है? हमको अधिकार है जानने का कि हमारे बारे क्या फैसला है। और जहाँ तक सेकेंड ओपिनियन की बात है, ओपिनियन अगर एक ही संस्था से आप ले रहे हैं, सेकेंड लीजिए, थर्ड लीजिए, फोर्थ लीजिए, ओपिनियन तो वही रहेगा। अपना ओपिनियन कोई संस्था कंट्राडिक्ट तो करेगी नहीं, तो ये समझ से परे है। मनोज जी, इस बात का जिक्र हालांकि आपने कर ही दिया सेकंड ओपिनियन का। अगर आप राज्यपाल के उस इंटरव्यू को आप पूरा सुने होंगे, तो उसमें जो आप आरोप लगा रहे हैं या फिर जो ये बोल रहे हैं कि राजभवन
राजनीतिक टूल्स ना बने और राजनीति नहीं हो राजभवन से, और राजभवन राज्यपाल उसका आधार नहीं बने। इसी चीज़ को लेकर के राज्यपाल ने भी अपनी बातें कही है। उन्होंने कहा कि एक ओपिनियन ऑलरेडी आ चुका है और अगर उनको सिर्फ कार्रवाई करनी होती हेमंत सोरेन की सरकार पे या मुख्यमंत्री के विधायकी को लेकर के, तो वो अब तक निर्णय ले चुके होते। वो सेकंड ओपिनियन इसलिए मांगे हैं कि क्या अब भी कोई रास्ता बचा हुआ है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि एक ओपिनियन जो आया है उस पे वो फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिए हैं कि उस फैसले का जो है गलत तरीके से रिएक्शन होता, लोगों को ये लगता कि राज्यपाल जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए आप, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर किसी जज ने फैसला सुनाया है तो उस केस की सुनवाई या पुनर्विचार दूसरे कोर्ट में होती है। कोई भी संस्था जब अपना मंतव्य दे चुका है तो वो मंतव्य चेंज तो नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। अगर चेंज हो जाएगा या कुछ ट्विस्ट आएगा उसमें तो उस संस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। आज चुनाव आयोग ने जो दिया है हम तो उसी का मांग कर रहे हैं कि उसको खोल दीजिए और बताइए क्या है, और जो करना है आप करिए। आप किसके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं? यही प्रश्न उठता है, यही सवाल खड़े होते हैं कि आप कहीं रिमोट की तरफ तो काम नहीं कर रहे हैं। आप किसके निर्देश का पालन करना चाहते हैं? किस वक्त की तलाश में हैं आप? कहीं ना कहीं आप एक वक्त जो मुझे लगता है पटकथा लिखी हुई है उस पटकथा के अनुरूप कार्य हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, राज्यपाल का रिमोट किसके हाथ में? दिल्ली में है रिमोट? देखिए तमाम लोगों का रिमोट दिल्ली में है। दिल्ली में जो ये तानाशाही की सरकार है, मात्र 2 व्यक्तियों की सरकार है और किसी का उस पार्टी में कोई वजूद भी नहीं मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है जो तानाशाही रवैया के तहत ये सरकार चल रही है तो वो हर प्रदेश में इस तरह की कवायद करते हैं। आप झारखंड कोई इकलौता प्रदेश नहीं है और झारखंड उससे अछूता भी नहीं है। आप देखें कर्नाटका में क्या हुआ, आप देखें मुंबई में क्या हुआ, जो महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में क्या कवायद इन लोगों ने किया। बिहार में भी ऐसे कवायद पहले देखने को मिले हैं। कई राज्यों में सक्रिय हैं। जहाँ जनाधार इनका नहीं है, जहाँ ये राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, वहाँ इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, टूल किट पैदा करते हैं और सरकारों को अस्थिर करने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से घबराकर, विचलित होकर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, बीच में जो लिफाफा आने की खबरें आई और विधायकी जाने की खबरें आई, इस बीच में कई सारे घटनाक्रम हुए। छत्तीसगढ़ जाना, लतरातू जाना, लगातार मुख्यमंत्री आवास में बैठक होना। अब जब सेकंड ओपिनियन आने की बात राज्यपाल ने बाकायदा सार्वजनिक तौर पे स्वीकार कर लिया है और वो सेकंड ओपिनियन कभी भी आ सकती है। इस बीच जेएमएम के पास और मुख्यमंत्री के पास एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने संख्या बल को एकजुट रखें, जो कि पहले भी उन्होंने कोशिश की रायपुर ले जा करके या फिर अलग अलग जगहों पे ले जा करके। क्या फिर से दिवाली जो कि बीत गई है, छठ के बाद फिर से अपने विधायकों को एकजुट रखे रहने की चुनौती आप लोगों के पास जो है उसको कैसे आप निपटेंगे? देखिए पिछले 6 महीने से तो सक्रिय रूप से ये प्रयास किया जा रहा है। प्रयास तो शुरू से ही लोग कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा सक्रिय हो गए थे और पार्टी को तोड़ना, महागठबंधन को तोड़ना की दिशा में कई तरह के कार्य किए गए। सामने मामले भी आए, 2-3 गिरफ्तारियां भी हुई। वो प्रलोभन देते हैं, धनबल का गुमान है उनको, उद्योगपति मित्र हैं उनके साथ, लेकिन उससे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। महागठबंधन के एक भी विधायक को वो तोड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। आगे भी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी वैसा रणनीति हम बनाएंगे और हर तरह की परिस्थितियों से निपटने में हम सक्षम हैं, कारगर हैं, क्योंकि हमारा युवा नेतृत्व सभी तरह के विकल्प पर चिंतन मंथन करके और फुल प्रूफ व्यवस्था हम लोगों ने भी खड़ा कर रखी है। ये लाख चाह लें लेकिन एक चुनी हुई सरकार को ये नहीं गिरा पाएंगे। निश्चित तौर पर झारखंडी जन भावना के अनुरूप काम करने वाली ये सरकार अगला अपना कार्यकाल पूरा करेगी और कार्यकाल ही नहीं 20 से 25 वर्षों तक यहाँ दूसरे किसी दल के लिए नो वैकेंसी है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, जो अपनी बातचीत में 3 महत्वपूर्ण बातचीत इन्होंने कही। पहला तो ये कि जब एटम बम फूटेगा तो उसका जवाब तीर धनुष से दिया जाएगा। दूसरा आरोप राज्यपाल पे इन्होंने लगाया है और कहा है कि वो जो है रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप है कि इन सब के पीछे दिल्ली है, यानी कि केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर जो है ये आरोप लगा रहे हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल,
एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in